नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेट यूनिट। आपको पता है कि हमने इससे पहले क्या देखा था। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सॉल्यूशन की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आज कल तक हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेट यूनिट जो है वो कौन कौन से हैं। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को हम समझ लें, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी। इन सारे वर्ड्स को अगर आप समझ लेते हैं तो काफी आसान हो जाएगा सॉल्यूशन के आगे चलना और उसके न्यूमेरिकल्स को करना। क्योंकि आप याद रखो कि इस चैप्टर से या तो डेफिनेशंस आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं या कोई एक्सप्लेनेशंस आते हैं, किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा होते हैं न्यूमेरिकल्स। सो देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, छोटा क्लास है आज का, बहुत ही छोटा क्लास है कि मतलब इसमें जो भी आज बताऊंगा वो इसलिए छोटा रहेगा क्लास आज की, क्योंकि इतनी चीजों को आपको किसी भी हाल में रखना है अपने दिमाग में, और जो कल तक हुआ था क्लास उनको पूरी तरह से आप देखेंगे। तो मैं आप सबको कहूंगा कि क्या आप सब कल की क्लासेस देख चुके हैं, और यदि हाँ तो आप बताइए कि आपने उसमें कुछ सीखे कि नहीं सीखे और कुछ किए कि नहीं। सबको गुड मॉर्निंग। और काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या चीज, गुड मॉर्निंग। ओके, जय महाकाल। ओके ओके, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग। ओके, सबको गुड मॉर्निंग। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एक शब्द आता है बेटा, वो है आपके पास, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी है क्या चीज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता मोलरता क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, को विलयन की मोलरता कहते हैं। नोट कर लो मेरे साथ, बिल्कुल यही है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन कैसा है? 1 लीटर यानी प्रति लीटर विलयन। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखें। अगर हम इसको मैं किससे डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। अब समझो कि मोलरता क्या है और इसे हम किससे डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। आप याद रखिएगा, आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से करना। कल तक आप आज की क्लास को कल तक यानी कल हुआ जो क्लास और आज हुआ जो क्लास उनको अच्छे से करो। कल न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। तो आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ मोलरता, मैं बुरा ना लिख करके कैपिटल एम लिख दूं, मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 लीटर प्रति लीटर, प्रति मतलब होता है पर, लीटर मतलब होता है डिवाइडेड बाय। तो ये हुआ प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलयन का आयतन, यानी विलयन का आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। लीटर का आयतन, विलयन का आयतन होगा, लेकिन किस में होगा? लीटर में होगा। और ये मोलरता है क्या चीज? विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या है। विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाओगे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन बी से डिनोट होगा। एन मोल है, बी का मोल है, बाय ये इसको किससे दर्शाओगे? विलयन का आयतन। आयतन को किससे दर्शाते हो? वॉल्यूम को वी से।
और वो किस में है, लीटर में है, तो इन एल, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला मिल चुका है बेटा, एन बी बाई वी इन लीटर। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले को अगर आप आगे जाना चाहते हो तो कल आप देख चुके हो, सिंस चूंकि N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, बताते जाओ ना, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, याद है ना। तो इसका मतलब हुआ एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और क्या होगा, इसको यहां पे रख दो तो हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी। अब यहां पर लीटर में है, लीटर हम अक्सर जो काम करते हैं छोटी वैल्यू पे काम करते हैं, छोटी इकाइयों पे काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी लेकर के लैब में कवर करते हैं। सो लीटर में ना लेकर नहीं ले रहे हैं, तो मिलीलीटर में जब ले रहे हैं तो क्या होगा, इन एम एल, ये एम एल में हुआ, एम एल को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, सो ये इनको हम 1000 से डिवाइड कर देते। तो इस तरह का एक फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय इस फॉर्मूले को यूज ना करते हुए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो। तो क्या होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन एम एल। ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। तो चलो जल्दी से नोट करो सारे बच्चे, और जल्दी जल्दी बताते जाओ। सबको गुड मॉर्निंग, और आप सब कंटिन्यू रहिए। आज की क्लास छोटी जरूर रहेगी, या आज की क्लास इतनी थोड़ी सी बातों की रहेगी, लेकिन वो हमारे इस क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल आप बनाइए, नोट करिए, नोट हो जाए तो बताइए हो गया करके। चलिए चलिए, हो जाए तो बताइए। हेलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो है मोलैलिटी। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर क्या लिखता है, कहां पर है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। चलो ये भी वैसा ही है, चलो इसको कहते हैं मोललता। इसको स्मॉल एम से दर्शाएंगे। ये क्या कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक को आप किससे दर्शाते हो, कैपिटल ए से, ठीक है, में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ये लीजिए, विलयन के मोलों की संख्या क्या होती है, यहां पर विलयन में विलयन की मोललता क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उसमें उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या जो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होगा, होगा विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का, विलायक यानी सॉल्वेंट का किलोग्राम में द्रव्यमान, केजी में द्रव्यमान, ये होता है। अब इसको हमने, सबसे पहली बात है कि विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हो, एनबी से, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए से दर्शाते हो, और वो किस में है, इन केजी। ठीक
ठीक है, केजी में है। अब इसको थोड़ी सी ओपन करें तो क्या मिलेगा, एनबी, एनबी को किससे दर्शा रहे हो, क्या वैल्यू होगी एनबी के लिए, क्या होगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए को किसे, डब्ल्यू ए जो है वो क्या है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो किलोग्राम को अगर ग्राम में कर दें तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। ये कब होगा, जब n ग्राम हो जाएगा। इसको लिख दें तो कैसे लिखेंगे सोचो, तो ये हो जाएगा, ये हो गया स्मॉल m इज इक्वल टू, सिंपल है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, तो ये हो जाएगा ऊपर 1000। बस आपको याद रखना होगा पहले वाले और इसमें क्या फर्क है कि ये जो पार्ट है उसमें आयतन था पूरे सॉल्यूशन का, ना ए का ना बी का, कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, वी था ओनली वो, ठीक है। तो इस तरह से इनको आप याद रखें, और अच्छा ये रहेगा कि ये जो चीजें हैं उनको हम हमेशा के लिए समझ लें। चलो ठीक है, जल्दी करें, चलिए हो गया। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, ये तीसरा भी मोल से रिलेटेड है। अब बताइए मुझे, मोल का फॉर्मूला तो याद है ना आप लोगों को, 3 फॉर्मूले के बारे में बात किया था मैंने मोल के बारे में, कौन कौन सा, मोल, कल ही हुई थी ना बात, बोलिए, कल मैंने आपको मोल के बारे में बताया था ना, हाँ कि ना, बताइए जल्दी से बोलिए जी। चलिए, तो मोल के लिए 3 फॉर्मूले की बात किया था, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, इसी तरह से n इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, और थर्ड है n इज इक्वल टू v बाई 22.4, और v जो है लीटर में है, इन लीटर, ठीक है। क्या इनके बारे में बात हुई थी कल, बोलो यस नो, यस। तो ये फॉर्मूला याद रखा करें, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं का यूज होता रहेगा, यस सर। चलिए याद रहना चाहिए ना बेटा सब कुछ। चलो यहां पर बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है प्रभाज, हिंदी में बोलते हैं प्रभाज, प्रभाज मतलब होता है 1 में, सैकड़ा, परसेंट, सैकड़ा, 100 में, परसेंट, परसेंट मतलब 100 में, सेंट मतलब 100, प्रति 100 में। तो इस तरह से कुछ शब्द यूज होते हैं। अभी एक शब्द और बताऊंगा मैं पीपीएम के बारे में, जो कि मैंने परसेंट बताते समय कि उसको बताना चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं बता दूंगा आज, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं भूल चुका था उसको, कल की हो चुका है करके। तो चलिए अभी देखें, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो इसको मोल फ्रैक्शन को हमेशा हम डिनोट करते हैं एक्स से, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हो, कोई ना कोई एक कंपोनेंट के लिए डिनोट करोगे, कि किसी एक के लिए ही परिभाषित करोगे। पूरे संपूर्ण सॉल्यूशन की मोल प्रभाज हमेशा एक होगी। तो एक में कितना है, तो वो समझेंगे एक में कितना है। तो क्या है देखो, तो लिखा हुआ है यहां पे, इस चीज को लेके चले, किसी घटक, कंपोनेंट का मोल प्रभाज उस घटक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, रेशियो होता है। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसको किससे दर्शाते हैं, एक्स से, यदि हम कह रहे हैं कि घटक ए का मोल प्रभाज, तो इसका क्या मतलब हुआ, घटक ए के मोल प्रभाज को मैं एक्स ए से दर्शाऊंगा,
तो इस जगह पे क्या होने वाला है समझेंगे कि ए की मोलों की संख्या प्लस कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, यदि वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो, यदि वो ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। यानी जितने कंपोनेंट होते हैं सबकी मोलों की संख्याओं को यहां पर नीचे प्लस कर देंगे। इसी तरह से XB के लिए क्या होगा, XB के लिए हो जाएगा Nb बाई Na प्लस Nb। अब यदि किसी विलयन की बात करते हैं, विलयन का मोल प्रभाज्य यानी X, तब क्या होगा, वो होगा XA प्लस XB, अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो, समझ रहे हैं, तो ये होगा और इसकी वैल्यू हमेशा होगा 1, यानी XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 या X इज इक्वल टू 1। ये है मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से जी। यहां पर होता है जैसे कि एक बच्चे ने लिखा है कुल मोल, इसका मतलब यह हुआ कि मोल प्रभाज्य होता है उस घटक के मोलों की संख्या बाय कुल मोलों की संख्या, टोटल मोल। या ऐसे भी लिखते हैं लोग, देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Nb बाय सिग्मा n। सिग्मा मतलब सम ऑफ n, जितने मोल है, जितने भी पदार्थ है सबकी मोलों का योगफल, ठीक है। वेरी गुड, हो गया जी। चलिए हम चलते हैं थोड़े आगे और नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं, नॉर्मलता की तरफ चलते हैं। यहां पर नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे तो कुछ बातें आपको नजर आएगा। नॉर्मेलिटी क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज ए मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, कर देता हूं मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का, विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट मास, मैं इसको हिंदी में कुछ इस तरह लिख दूं, इसको कहते हैं नॉर्मलता, कैपिटल N। आप लिख सकते हो यहां पे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। समझेंगे क्या बोला गया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार को उसकी क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। यहां पर शब्द आया है ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट वेट। चलिए भाई हम शब्दों को थोड़ा समझे, इसका मतलब क्या है। एक तो आप समझते हो मोल, मोल का मतलब होता है W/m। तो इसको कहेंगे, अगर दूसरे शब्द में बोलें तो कहेंगे ग्राम अणुभार। मोल को एक शब्द देंगे ग्राम अणुभार, यानी कि द्रव्यमान उस पदार्थ का मास ग्राम में द्रव्यमान बाय उसका अणुभार। अगर वो मॉलिक्यूल है तब, अगर वो एटम से बना होगा तो ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाएगा। इसी शब्द का एक दूसरा रूप आता है, वो है क्या चीज, इसकी जगह पे मोल की जगह इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तब एक शब्द आता है ग्राम तुल्यांकी भार।
तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, तो ग्राम मतलब W तो हो गया, बाय तुल्यांकी भार, यहां पर हो गया तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अब शब्द रह जाएगा कि तुल्यांकी भार है क्या। जैसे यहां पर शब्द है अणुभार, अणुभार के बारे में जानते हो, परमाणु भारों का योगफल। अब यहां पर शब्द है तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये नॉर्मेलिटीज को समझ लें, नॉर्मेलिटी को समझ लें या नॉर्मलता को समझ लें, फिर तुल्यांकी भार के लिए हम एक थोड़ी लंबी बातें करने वाले हैं, तो उनके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हुआ इतनी बातें, फिलहाल हम इधर से बात करेंगे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए, इक्विवेलेंट मास कहते हैं ना, तुल्यांकी भार को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट मास। यहां लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट करके, तो इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। जो भी आप चाहें दोनों में से कोई भी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चलें, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी बेटा। यहां पर मैं ब्रेकिंग न्यूज टाइप का मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता इस क्लास को, जैसे कि आप लोग नॉर्मली आप देखते होगे यूट्यूब में कि हम ये हो गया तो वो हो गया, ऐसे करके हम लोग जो बात करते हैं ना, उस टाइप की बातें नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि आपको पढ़ाना हमारा परम उद्देश्य है, समझाना हमारा उद्देश्य है, जिससे आप बेहतर तरीके से उस चीज को सीख सकें। ठीक है, फिर बातचीत करते रहेंगे। चलिए, हो गया, चलिए हो गया, ओके। अब चलते हैं, तुल्यांकी भार के बारे में बताऊंगा। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा फाइनली, यही मैं आपको वादा करता हूं और यही वादा करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं। लिखा है प्लीज सर इंग्लिश में। बेटा एक बात ऐसा होता है कि ऊपर में कुछ एक चीजों को लिखिए, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर यहाँ बच्चा 95% बच्चा हिंदी मीडियम वाले होते हैं हमारे यहाँ से, तो उन्हीं को हमने कवर अप ज्यादा किया है। तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूं। ठीक है, अब बिल्कुल प्योर इंग्लिश करूंगा या प्योर हिंदी करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सब बच्चे इस बात पे ध्यान दें। चले चलते हैं, कहाँ हैं हम लोग, नॉर्मेलिटीज में चल रहे हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है, ये ऊपर में लिखा हुआ बेटा आपके इंग्लिश में, तो आप इस तरह से आप नहीं बोल सकते कि मैंने आपको इंग्लिश में भी नहीं बताया है सर के। तो चलिए, डाउट सेशन कब स्टार्ट होता है आप बताइए। उज्जवल पटेल, आपको क्या डाउट है ये बताना लास्ट में आज की क्लास में। तो फिर इस तरह से डाउट का अगर रहेगा कि इतने सारे डाउट्स हैं, तो मैं बिल्कुल आपके लिए क्लास लूंगा। फिलहाल ये सब बातों को अभी यहां पर देखें। चलिए, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दर्शा रहे, तो नॉर्मलिटी क्या चीज है, नॉर्मलता क्या है। नॉर्मलता है, अभी आपने क्या लिखा है कि विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। पूरा वर्ड्स क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम, क्या लिखे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर में आपका होगा। और इसको हम लोग कैसे, क्या होता है, WB/EB में जो आपको बताया था, W/E होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो किसका है ये, V का है, B का है, विलेय का है, डिवाइडेड बाय क्या लिखा गया है, 1 लीटर विलियन में, तो वॉल्यूम, या यहां पर मैं लिख दूं आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन V, विलियन का आयतन V इन लीटर। तो विलियन का आयतन को मैं एक काम कर देता हूं और ज्यादा अच्छा बना देता हूं, जैसे कि ये किस में है, लीटर में है, तो मैं लिख देता हूं विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलियन का लीटर में आयतन यानी कि V इन लीटर। ये लीजिए, पूरा का पूरा वहां बन गया है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, WB/EB into V, यहां पर N ml में करते समय आपको क्या करना पड़ता है, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहां पर ये 1000 आ गया। तो इस तरह से
सारे बच्चे इस चीज को, तो जितने फॉर्मूले आज बताए जा रहे हैं वो सारे फॉर्मूले आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की तरफ यूज होने वाला है। तो जल्दी करिए, इसको नोट करिए। हेलो, चलिए, तो आपने आज 3 फॉर्मूले देखे हैं, वो कौन कौन से हैं? अगर उसको देख ले तो फिर उसके बाद थोड़े से आगे और रन करेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन। हमने पढ़ा मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V in ml. Small m is equals to WB into 1000 by MB into WA in ग्राम। और थर्ड हमने देखा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू WB into 1000 by EB into V in ml। इतनी चीजें आपने देखा, ठीक है। ये 3 चीजें मेरे उद्देश्य में शामिल था कि अगर ये 3 चीजें अगर आप इसमें एक और वो है x b इज इक्वल्स टू NB बाई NA प्लस NB, और इसी के अंदर हमने एक और पढ़ा, हमने x इज इक्वल्स टू XA प्लस XB, और इसको हम कहते हैं XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ये इतनी चीजें आपके लिए इतनी जरूरी है कि जो बच्चा इन सबको नहीं करेगा, ड्रीम ऑफ IIT JEE, ओके, क्या हुआ? चलिए थोड़ी सी बातचीत, अगर आपके साथ आप मुझसे बात करना चाहते हो तो क्या है बताइए। सर यूनिट सेल, क्या लिखे है सर? यूनिट सेल डेंसिटी में प्रॉब्लम है, यूनिट सेल डेंसिटी में प्रॉब्लम है, CM चेंज इन PM, यस। और जी यहां पर आपने बोला है कि सेंटीमीटर और क्या बोलते हैं, पिकोमीटर में चेंज के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, सेंटीमीटर और पिकोमीटर के बीच में क्या संबंध है, इस जगह पर आपको क्या करना है, देखो आप समझो इस बात को, ये कोई वहां का प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट सेल डेंसिटी का प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है आपका कन्वर्जन का। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहली बात बता दूं, मैं यहां पर सारे बच्चों को बोलूंगा कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन जो होता है आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में मिलता है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एक स्पेशल पैकेज क्लास में ले सकता हूं। तो ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इन सब में क्या संबंध है, सारे बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं, और आपको भी, क्या नाम है, पटेल जी। यहां पर आप ये बोलोगे फॉर्मूला मेकिंग के लिए जाओगे, तो फॉर्मूला मेकिंग में क्या होता है, सोडियम सल्फेट, चलो मैं बोल रहा हूं सोडियम सल्फेट, सिंपल सी बात है, सोडियम सल्फेट। आप आज एक काम करोगे, आज देखो बेटा सब घर में बैठे हो, तो मैं कुछ बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो सबके बच्चे, सबके मैं थोड़ी थोड़ी चैटिंग की बात कर रहा, थोड़ा सा कर दो, बहुत दिनों से वैसी बातें नहीं किया था, तो लास्ट में बता दूं जी, क्या थोड़ा सा देख लें, जो चैटिंग वाली बात है वो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बंद करना चालू करना, जिसको और जो आपस में बातचीत करते हुए नजर आएगा उनके जो है हम फाइनली क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। आपस में अगर बातचीत करोगे, हाय हेलो करोगे, तो फाइनली बंद कर दी जाती है, वो आप जानते हो क्यों करते हैं। तो जैसे सोडियम सल्फेट है, कौन बता रहा है फॉर्मूला, बताओ, सल्फेट, तो सोडियम Na ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फेट SO4 -2, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कितना हुआ, Na1 हुआ, SO4 Na2 हुआ, 2 इधर गया, Na2SO4। इस तरह से बनाने की विधि जो है ये छोटी सी क्लास में पढ़ा दी जाती है, क्लास 9th से स्टार्ट कर दी जाती है, और इनके मैंने वीडियो दिए हैं, आप प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास देखिए, यूट्यूब में फ्री में पढ़ा हुआ है, उसको देखिए आप। चलिए नेक्स्ट, हम तो यूट्यूब पर अपलोड वीडियो अच्छा लगता है, वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब पर अपलोड वीडियो बहुत अच्छा लगता है, यहां पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको याद रखना होगा कि हर चीज मैं लाइव में दूंगा तो इससे डिस्टर्बेशन बहुत होते हैं,
तो कुछ एक जैसे यहाँ पर जो बच्चे, अभी तो सारे बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और सारे बच्चों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर भी कुछ वीडियोस अपलोड होते जाएंगे और उसकी वीडियोस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टर्बेशन जरूर होता है। एटॉमिक मास याद करने का कोई ट्रिक है? एटॉमिक मास याद करने का ट्रिक हमने आपको बता दिए हैं, आप उसको जाइए और करिए। हो सकता है कि कल तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एक तरीका होता है जो मैंने अपने लिए अपनाया था कि मैं एक काम करता था, वही तरीका आपको बता दूं और लगभग सारे बच्चे भी उसी तरह याद करते होंगे। पूरा एक लिस्ट मैंने तैयार किया था कि किनका किनका मुझे याद करना है। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो इस तरह से नाइट्रोजन है। तो मैंने क्या किया, जितने का मुझे याद करना है उसका मैं बता दूंगा, कल के क्लास में बता दूंगा किनका किनका याद करना है, किनका नहीं करना है। पूरी तरह से काम आएगा, आपके आईआईटी तक के एग्जाम में काम आता है। पूरे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो याद रहेगा, लेकिन हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना जरूरी नहीं है। एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट का नहीं, जितने भी एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास जो है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का याद रहना जरूरी है। सो मैं क्या करता हूं, सर पता नहीं आज आप तेज क्यों समझा रहे हो? कौन कहता है? क्या मतलब आज तेजी से समझा रहा हूं? न्यूटन सर आज स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो इसको याद करने का थोड़ा बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं जी। अब चैटिंग में जो करना है आप करो, आपको क्लास ले रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाओ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज की क्लास में और थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ेगी। फिलहाल कैसे याद करता था मैं, हाइड्रोजन 1 और इसको ऐसे मिटा देता था मैं पेंसिल से लिख करके, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन 6-12 और फिर उसके बाद मैं क्या करता था, इसको रिमाइंड करता था मैंने क्या क्या याद कर लिया है। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन 1 कार्बन 6-12, इसी तरह से फिर आता है नाइट्रोजन 7-14 यानी 7-14, ऐसे करके मैं लिख करके मिटा देता था। ये मेरा टेक्निक हुआ करता था। चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब पढ़ने वाले हैं हम, वो है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट मास ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार कहते हैं, या तुल्यांक भार भी कहा जाता है। तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार कहा जाता है। इसको कैसे यहां पर देखेंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के लिए अलग अलग तरह से यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कर सकते हैं और करते हैं। तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से दर्शाएंगे। नॉर्मल इसका फॉर्मूला ये होता है कि E इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी, यानी वैलेंसी को क्या कहते हो? संयोजकता कहते हो। बस यही फॉर्मूला है इसका। अब ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो पहली बात देखो कि अगर वो एसिड है, बेस है, तो सबके लिए अलग अलग बातें होंगी। तो चलो देखेंगे फर्स्ट एसिड के लिए, एसिड का तुल्यांकी भार, एसिड का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो क्या होगा, इसके लिए आप फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, यानी कि क्षारकता कहते हैं इसको। अब ये क्षारकता का मतलब क्या है वो समझेंगे। क्षारकता या बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब क्षारीय गुण ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली वो कितने H+ दान कर सकता है। तो कह सकते हैं अम्ल के द्वारा मुक्त H+ की संख्या, या इसको कहा जाता है अम्ल में उपस्थित OH- की संख्या। नोट कर लो क्या बोला है, क्षारकता है मुक्त H+ की संख्या, अम्ल में उपस्थित OH- की संख्या। ये होता है क्या चीज? ये होता है क्षारकता। अब इसी चीज को हम कहेंगे M बाई क्षारकता। क्षारकता यहां पर संयोजकता शब्द को उपयोग ना करते हुए क्षारकता या बेसिसिटी का उपयोग किया गया है। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं और इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे, तो वो अपवाद क्या है और क्यों है, इसको समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, घर में है अभी तो खूब मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चलो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास है, पहला है HCl।
तो तुल्यांकी भार H इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास बाई 1। क्षारकता 1 है क्योंकि एक H प्लस दान करेगा। अगर आप इसके बारे में अगर पानी में घोल दो तो ये एक बार H प्लस बनाएगा और Cl माइनस, तो इसने H प्लस कितना मुक्त किया? 1। तो अब आप बोलोगे सर इसका रियल में क्या होगा? तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? H का कितना होता है? एटॉमिक मास 1, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 बाई 1 यानी कि 36.5 बाई 1 यानी कि 36.5। चलिए ये ऊपर से यहां तक आप नोट भी किया करें जल्दी जल्दी, फिर मैं आपसे बातचीत करते रहूंगा, आप जल्दी से नोट कर लें। फास्ट हो रहा है मत बोला करिए, अगर फास्ट होता है तो फास्ट को स्लो किया जा सकता है पॉज करके। चलें, चलो हो गया, एग्जाम्पल करते जाएंगे, समझे? सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो यहां पर होगा m/2, समझ में आ गई? क्योंकि 2 H प्लस दान करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका अणुभार होता है 98/2 यानी कि 49। इसका तुल्यांकी भार हुआ 49। अब इसका बताओ मुझे जल्दी से, इसका बताओ मुझे। थर्ड H3PO4 के लिए क्या होगा? m/ क्या होगा? बोलो जल्दी से, मैं देख रहा हूं जी। ppm के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। ppm इतना जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है आपके लिए तुल्यांकी भार। हो गया, बताइए जल्दी क्या लिखोगे? H3PO4। कितने बच्चों को यही नहीं पता है अणुभार, परमाणु भार? परमाणु भार नहीं पता होगा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं कुछ कुछ चीजों का लिख देता हूं। सल्फर 1632, ऑक्सीजन 816, फास्फोरस 1531, जिसकी जरूरत पड़ रही है मैंने लिख दिए हैं। यस, इसके लिए क्या होगा? m/3। इसके लिए होगा m/3। गुड काजल। तो अब इसका क्या होगा बताओ? H का हो गया 3 प्लस फास्फोरस का कितना होता है बताया मैंने यहां पे 31, एक फास्फोरस का। ऑक्सीजन कितना? 16, 16 3 48, 48। कितना हुआ? 8 + 3 कितना होगा? 8 + 3 कितना होगा? 8 + 3 9। कितना है? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस का 31 हो गया। अच्छा 4 है क्या? 4 है, 4 है, 64। कितना हो गया? 8 98। टोटल कितना हो गया? 98/3। कितना हो गया? 98/3 3 0। तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? 6। 2 बचा, 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो हो गया 32.33। इस तरह से कितना हो जाएगा? 6 3 6 कितना बचता है बेटा? 2 ना, हाँ, तो 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 6। वेरी गुड। चले आगे चलते हैं, आगे चलें। फोर्थ एग्जाम्पल 4, ये बहुत ही जरूरी है, H3PO3। अब बताओ क्या होगा? यहीं पर खास बात है। चलो 32.66, 6 × 18, 3 × 6 = 18। चलो जल्दी करो। हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, पीपीएम के बारे में बात करेंगे। टेंशन मत लो, जो आप मुझे याद दिला दिया करो कि क्या पढ़ना है करके, बस और कुछ नहीं है। चलो बोलते जाओ जल्दी से। यस, हाँ जी, इसको बताओ जल्दी से, इसमें क्या होने वाला है जल्दी से। हाँ जी जल्दी बताओ। यहां पर m/ क्या होगा? यहां पर m/ आपको 3 नजर आ रहा है क्योंकि 3 H दिख रहा है, जो कि गलत है। इसके जगह पर होगा m/2। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आपको मैं कहूंगा आप YouTube की तरफ जाओ, मेरे कोर्स की तरफ जाओ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाओ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें मैंने बताया है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड।
ऑक्सी एसिड वाले वीडियोस देखो, उसमें एक या दो वीडियो है उसमें ऑक्सी एसिड का, 2 वीडियो होगा, कम से कम 2 से 3 वीडियो होगा, उनको करो, आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। मैंने आपको जो कहा है उस पर ध्यान दो। कुछ चीजें 11th की पढ़ाई जरूरी है। अगर आपने 11th, ये क्लास 12th का है, ये क्लास 12th का है, और क्लास 11th के बारे में आपको कह रहा था, मैं कई बार बोला हूं कि चैप्टर नंबर 4 आप जरूर पढ़ लो। लेकिन अभी इसके लिए बोलूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर यहां तो H3 है पर आपने 2 क्यों लिखा, और मैं यहां पर कितना भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से 3 घंटे, 2 घंटा तो कम से कम जाएगा इस बात को समझाने में, और उसके भी बेसिक कमजोर होगा तो 3 से 4 घंटे जाएंगे। तो समझ लो कि ऐसा क्यों है। तो जो मैंने कहा वो समझते जाओ, आपके पास काम है। हमने आपको डायरेक्ट लाइव क्लास में इसलिए आने के लिए कहा क्योंकि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। सो आपको यह कहा गया है कि आप इस क्लास में ज्वाइन करें, क्योंकि आप देखोगे यूट्यूब में होता क्या है, पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चे, इधर से आते उधर से आते हैं, उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो पढ़ाई में आने के लिए आपको परफेक्ट आना पड़ेगा, सही तरह से आना पड़ेगा, सही तरह से एडमिशन लेना पड़ेगा, तो बच्चा पढ़ता है। तो इसीलिए आपको बुलाया गया। बस चले आगे चलें। तो यहां पर क्या करना है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या पढ़ना है, ऑक्सी एसिड पढ़ना है, इसको पढ़ना है बेटा। मैं कल पूछूंगा कितने बच्चों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं, और नो बोले तो आप समझ लो कि साल भर में यही नो चलता रहेगा। बस कुछ ना कुछ आप शिकायत बस करते रहेंगे। सामने वाले से लेने की शिकायत होती है, बस ये है कि देने की शिकायत। थोड़ा सा मेहनत दो आप अपने काम में। चलो देखी है वीडियो, वेरी गुड। ड्रीम फॉर IIT JEE, ओके। क्या नाम है बेटा आपका? हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहते हैं कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब से देखें, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये 2 क्यों आया, मैंने कारण बताया, वहां से आप समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको हल्का फुल्का बता देता हूं। देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये H3PO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, PO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। इसी तरह से H3PO3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये। अब आपको बता दें, किसी भी स्ट्रक्चर में, यानी कोई एसिड है, एसिड के स्ट्रक्चर में जो OH होता है, मैंने आपको वैलेंसी के बारे में बताया था, क्षारकता के बारे में बताया था, जितनी बार उसमें OH होगा उतना ही वो H+ दान करेगा। तो देखो इसमें कितने बार OH है, 1 2 टाइम्स, इसलिए इसकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी को हम स्मॉल n से दर्शा रहे हैं, तो ये है 2। इसमें बेसिसिटी है 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार H बना सकता है, तो इसके लिए 3। और इसमें बेसिसिटी, हाइड्रोजन तो है 3 बार, लेकिन H+ दान करेगा ओनली 2 टाइम्स, तो n = 2 होगा। तो इसको यदि मैं पानी में घोलूंगा तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स H+, और बाकी मिलेगा जो बच गया वो है SO4, 2+ निकला, या 2- हो जाएगा। इसको अगर पानी में तोड़ता हूं तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 टाइम्स H+। क्यों? क्योंकि OH 3 बार है। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा स्पीड होना जरूरी है, एकदम धीरे नहीं। तो बच क्या गया, PO4 बचा, और कितना माइनस बचा, कितने बार प्लस निकला, 3 बार प्लस निकला, इसलिए माइनस बचेगा 3 टाइम्स। और इसके लिए बोलो OH कितने बार है, 2 बार। H तो यहां पर 3 दिखाई दे रही है, लेकिन स्ट्रक्चर में दिख रहा है OH 2 बार, तो इसका मतलब है H+ आपको 2 टाइम्स मिलेगा, और बच गया HPO3 माइनस कितने बार H+ निकला, यहां पर एक H+ 2 बार, तो ये मिला 2 H+। तो इस तरह से ये इसमें टूटेगा। तो यही कारण है कि H+ 2 बनता है, या यूं कह सकते हैं कि OH की संख्या 2 होती है। बेटा 12th की क्लास हो तो थोड़ा सा 11 से इंप्रूव हो, और कुछ 12th की बातों को जब मैं बोलूंगा तो जो फ्री क्लासेस दिया गया है उस फ्री क्लास से भी निकालने के लिए कुछ बोलूंगा, तो कि ताकि आपको डबल ट्रिपल सपोर्ट मिल सके। सो आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा कि ये करना है आपको, ओके। तो यही है सर। इंपॉर्टेंट अणुभार कौन से याद करें? इंपॉर्टेंट अणुभार याद नहीं करते हैं, अणुभार किसी को याद नहीं करते हैं, बस याद रखना। चलिए नोट कर लो जो करना है। तो इसमें आप काम कर लो। कितना आया, कितना होगा, हाइड्रोजन का हो गया 1 × 3 3, 31,
और ये है 48, कितना होगा 8 और 4 12 का 2 और यहां पर हो गया 4 82, तो हो जाएगा 82/2 यानी कि 41, इसका इक्विवेलेंट मास होगा 41। तो ये हुआ एसिड का। बेस का क्या करेंगे, बेस का भी देख लो एक बार। चलो बेस के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, बेस का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट मास, इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले यहीं पे लिख देता हूं, m बाई नंबर ऑफ OH, या कह सकते हैं m बाई एसिडिटी। एसिडिटी को बोलते हैं अम्लता। चलो हो गया। अब क्या करेंगे देखें, कुछ एग्जाम्पल पे जाते हैं, बहुत आसान है ये। फर्स्ट एग्जाम्पल, E ऑफ NaOH यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा इसका मॉलिक्यूलर मास बाई OH कितना बेटा, 1 m, यानी 40/1 यानी कि 40। इसमें कुछ नहीं लग रहा है। सेकंड देखो कितना आसान है, ये तो बहुत ही आसान होता है, CaOH ट्वाइस, तो क्या होगा, थर्ड E ऑफ AlOH थ्राइस, तो बता सकते हो। चलो m बाई क्या होगा बताएंगे, चलो बोलो क्या होगा इसमें, m बाई 2 m बाई 3। OH की संख्या ही तो देखना है, नंबर ऑफ OH, या एसिडिटी कहते हैं उसको, अम्लता कहते हैं उसको। ठीक है, काफी आसान होता है बेस के लिए बताना, यहां पर कोई आपको अपवाद नहीं मिलने वाला। तो चलिए इस तरह से होगा। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लिए, यहां पर टाइम नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद होता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर वो है C, देख लेते हैं, लवण यानी कि सॉल्ट का तुल्यांकी भार। तो क्या करोगे, m बाई यहां पर होगा धनावेशों की संख्या, सिंपल से, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो यहां पर कुछ एग्जांपल देते जाऊंगा, उसके बेस पर आपको यह बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। चलो बताता हूं आपको। फर्स्ट है E ऑफ NaOH NaCl। सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है जो H प्लस दान करता है, बेस क्या होता है जो OH माइनस दान करता है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है जिसमें H प्लस और OH माइनस दान करने की क्षमता नहीं होती, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होते हैं, ये सॉल्ट होता है। तो इसमें अगर मैं NaCl के बारे में बात कर रहा हूं तो NaCl को थोड़ा यहां पे समझ लो। NaCl को जब पानी में घोलोगे, आयोनाइज होगा, तो क्या होने वाला है, ये Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। सो इसके लिए क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, डिवाइड कर दो कि कितना प्लस चार्ज आ रहा है। Na प्लस एक ही निकला है तो एक ही प्लस चार्ज आ रहा है 1। तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी, जैसे Na का कितना होता है 23 प्लस 35.5 बाई 1 यानी कि 58.5, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। केस का हो गया। सेकंड देखें, E ऑफ CaCl2। कुछ बच्चों को अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम का 2040 होगा और सोडियम का आपको बता देते हैं 1123 और क्लोरीन का होगा 1735.5। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए क्या होगा, फिर वही बात है कि कैल्शियम क्लोराइड जब पानी में घोलोगे तो क्या होगा, इसका आयनाइजेशन कैसे होगा, Ca+2 प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस होगा। ठीक है, सो देखो क्या हुआ, m बाई कितना, कितना प्लस चार्ज आ रहा है 2, तो बाई 2 होगा, कैलकुलेट कर लीजिए।
इसी तरह से मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। थर्ड, Na2SO4 के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? Na2SO4 का तुल्यांकी भार m बाई क्या होगा? तो इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स Na प्लस मिलेगा SO4 माइनस 2। तो देखो प्लस कितना है, एक Na में एक प्लस, तो दोनों Na के साथ टोटल प्लस हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बाई 2। देखते जाइएगा, एग्जाम्पल 4 कर रहा हूं मैं आपके लिए कि यदि NaHCO3 है तो इसमें क्या होगा? तो आप इसे देखेंगे E ऑफ NaHCO3 तो कितना हो जाएगा? m बाई कितना बोलो? इसको तोड़ोगे तो मिलने वाला है Na प्लस HCO3 माइनस, तो इसका मतलब है 1 आया। सो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा ये। समझ गए? तो इस तरह से सर क्या लिखा है? सर एक वीडियो बनाइए परमाणु संख्या को याद करने के लिए। परमाणु संख्या को याद करने के लिए कई वीडियो है, आप प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास देखिए यूट्यूब पे जाकर के, उसमें आपको मिलेगा प्री बेसिक केमिस्ट्री। इसके सारे वीडियो आप कर लो। जवाब मिल गया। आपको क्या करना है? आप पूछे ना, बनाइए, बना चुका हूं, अब देखिए जाके। ये बार बार मैं बोलता हूं, प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास आप करिए। चलो आगे चलें। तो ये इस तरह से आप तुल्यांकी भार निकालते हो। तुल्यांकी भार निकालने के लिए और दो चीजें हैं कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको कहते हैं ऑक्सीकारक, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं अपचायक। इन दोनों का भी तुल्यांकी भार निकालने के लिए होता है, तो उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। जी, आपको वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, सॉरी। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आपको फॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फॉर्मलता, फॉर्मलता को आप करके आना है होमवर्क में। पीपीएम को पढ़ के आना है आपको। न्यूमेरिकल्स, जो भी आपके पास बुक होगी, जैसे भी बुक होगी, आपके पड़ोसी के पास होगा, जिनसे भी होगा, आप ले लो, मांग लो। मांगते समय ध्यान रखो, ऐसे मत मांगना जाओ और लाओ, उसको ले लेना बढ़िया सा पकड़ के, सैनिटाइजर लगा करके, और फिर उसके बाद उनको धूप में रख देना 1-2 घंटे, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो उनको धूप में छोड़ देना 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लो। कभी भी अभी पड़ोसियों से या किसी से मिलने के लिए मनाही है, आप बिल्कुल इस बात का पालन करें ताकि आपको किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो सके, किसी तरह से सर्दी जुकाम ना हो सके, किसी तरह का कोल्ड ना हो सके, या किसी तरह से कोई भी चीज आपको ना हो, किसी तरह के भी आपको परेशानी ना हो स्वास्थ्य के मामले में। तो पूरा ध्यान रखें। टाइम पे आप नहा लें, टाइम पे आप खाना खा लें, टाइम पे अपने घर के साफ सफाई करें, और घर में स्कूल नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, छुट्टियों में है तो साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखो आप, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो आप, ठीक है? और वो मांग ले अपने पड़ोसियों से, वो पुरानी उनसे बुक जो होगी, एक्स्ट्रा बुक पड़ी होगी तो वो दे देंगे आपको। सेकंड, इसके बाद मैंने कहा प्रीवियस क्लासेस, जो बच्चे नए हैं उनको मैं कहूंगा कि जो पहले हो चुका क्लास है उन क्लासेस को आप पूरा करो, पहले की क्लासेस को पूरा करो, वो बहुत जरूरी है जो नए बच्चे हैं। और चैप्टर 2 का ये सेकंड क्लास हुआ है, सेकंड पार्ट है, तो चैप्टर 2 का अब थर्ड पार्ट कल होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।